नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। उस घर की खामोशी अजीब थी। यह सिर्फ आवाज की कमी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भारी हो गई हो, जैसे दीवारें चुपचाप किसी खोई हुई चीज को देख रही हों। जो गलियारे कभी जिंदगी से गुलजार रहते थे, अब वो लंबी, सूनी सुरंगों जैसे लगते थे, जहां हर कदम एक भूली हुई याद की तरह गूंजता था। हर सुबह रिचर्ड मिलर जब उन गलियारों से गुजरता, तो उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठती, जिसे वो नजरअंदाज करने की कोशिश करता। पहले यहां लगातार शोरगुल रहता था। ऊपर से बच्चों की हंसी गूंजती थी, सीढ़ियों पर दौड़ते कदमों की आवाज आती थी, उनके कमरों से तेज म्यूजिक बजता था। होमवर्क, वीडियो गेम्स, टीवी की आवाज, या इस बात पर कि वीकेंड पर गाड़ी कौन चलाएगा जैसी बातों पर बचकानी बहसें होती थीं। घर आवाजों, हलचल और जिंदगी से भरा था। लेकिन अब वो सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया था। बच्चे, जैसा कि होता है, बड़े हो गए और एक एक करके चले गए। पहले रेचल, फिर स्कॉट, और आखिर में सबसे छोटा जेरेमी। हर विदाई दरवाजे पर रखे सूटकेस, कसकर गले लगने और उस झूठी मुस्कान के साथ हुई जो माँ बाप तब अपने चेहरे पर चिपका लेते हैं जब वो ये छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अंदर से टूट चुके हैं। रिचर्ड हमेशा सोचता था कि वो इसके लिए तैयार है। वो खुद को एक समझदार, तर्कसंगत इंसान मानता था, जो समस्याओं का हल निकालता था, जो एक्शन लेता था, न कि वो जो बाथरूम में छिपकर रोता हो। लेकिन उस पल उसके अंदर कुछ टूट सा गया, जब जेरेमी ने गाड़ी में बैठने और सपनों और भविष्य से भरी आंखों के साथ सड़क पर ओझल होने से पहले कहा था, अपना ख्याल रखना डैड। यह बात रिचर्ड के दिल में अटक गई। वो छोटा सा, मामूली सा वाक्य 1 टन वजनी लग रहा था। ऐसा लगा जैसे सालों में पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि उसे भी देखभाल की जरूरत है। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पता नहीं था कि शुरुआत कहां से करे। पहले तो उसने वही तरीका आजमाया जो उसे आता था, खुद को पूरी तरह से काम में झोंक देना। मिलर कॉन्क्रीट्स अपने सुनहरे दौर में थी। जो कंपनी 2 ट्रकों और एक छोटी सी टीम के साथ शुरू हुई थी, अब वो कई राज्यों में लाखों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रही थी। रिचर्ड का अपने क्षेत्र में सम्मान था। वो सही लोगों को जानता था, मोल भाव करने में माहिर था। अगर फोन बजता रहता और ईमेल आते रहते तो बहुत अच्छा था। उसे ठीक यही चाहिए था, ताकि उसे सोचना न पड़े। उसकी लगभग 3 दशकों की पत्नी वेनेसा भी उसी रास्ते पर चलती दिख रही थी। वो एडवर्टाइजिंग में काम करती थी और अपने करियर में बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। हमेशा फोन पर, हमेशा मीटिंग्स में, हमेशा कनेक्टेड। कभी कभी रिचर्ड उसे दूर से देखता, लिविंग रूम में फोन कान से लगाए टहलते हुए, आंखें स्प्रेडशीट पर गड़ी हुई, और सोचता कि क्या वो भी उतना ही खोया हुआ महसूस करती है जितना वो। लेकिन उसने कभी पूछा नहीं। वो उन जोड़ों में से नहीं थे जो अपनी भावनाओं के बारे में बात करते थे। उनकी शादी हमेशा सम्मान, साझेदारी और एक तरह की निश्चितता पर बनी थी। वे रोमांटिक नहीं थे, वे बड़े बड़े दिखावे नहीं करते थे, लेकिन रिश्ता चल रहा था। कम से कम रिचर्ड को ऐसा ही विश्वास था। वो सोचता था कि घर में जो खामोशी भर गई थी, वो स्वाभाविक थी। जिंदगी का एक नया पड़ाव, जिससे हर जोड़ा गुजरता है और फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। एक एहसास कि कुछ तो अपनी जगह पर नहीं है। जो रूटीन कभी उसका सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था, अब एक जेल की तरह लगने लगा था। वो उठता, लगभग
अकेले नाश्ता करता। वेनेसा आमतौर पर जल्दी निकल जाती, ऑफिस जाता, हर समस्या को सुलझाता, घर लौटता, अक्सर खामोशी में रात का खाना खाता और सोने तक सिर्फ वक्त काटने के लिए टीवी देखता। एक रात ऐसी थी जिसे रिचर्ड कभी नहीं भूला। उसने जल्दी घर आने का फैसला किया। यह असामान्य था क्योंकि वह अक्सर देर तक रिपोर्ट बनाने के लिए रुकता था। लेकिन उस मंगलवार बिना किसी खास वजह के वह शाम 5-6 बजे ऑफिस से निकल गया, बाजार में रुका और वेनेसा की पसंदीदा डिश लेमन चिकन, जैस्मिन राइस और भुनी हुई सब्जियों के लिए सामान खरीदा। वह कोई शेफ नहीं था, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की। उसने 2 प्लेटों के साथ मेज सजाई, यहां तक कि एक मोमबत्ती भी जलाई, जो उसने सालों से नहीं किया था। वह एक ऐसी बेचैनी के साथ इंतजार करने लगा जिसे वह अब पहचानता भी नहीं था। सड़क से गुजरने वाली हर कार की आवाज पर उसे लगता कि वो वेनेसा है। जब उसने आखिरकार दरवाजा खोला तो रिचर्ड का दिल सचमुच तेज हो गया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसने सजी हुई मेज पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने अनजाने में अपने जूते उतारे। अभी भी फोन पर थी। मैंने ऑफिस में ही खा लिया था हनी, आज बहुत काम था। उसने लगभग एक स्वचालित माफी की तरह कहा और ऊपर चली गई। रिचर्ड वहीं खड़ा रहा, गर्म प्लेटों, टिमटिमाती मोमबत्ती और उस चीखती हुई खामोशी को घूरता रहा। वो बता नहीं सकता था कि उसे कैसा महसूस हुआ। यह गुस्सा नहीं था, यह उदासी नहीं थी, यह एक ऐसा खालीपन था जिसका कोई नाम नहीं था। जैसे उसके अंदर कुछ आखिरकार बंद हो गया हो। लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बहस नहीं की, अगले दिन उस डिनर का जिक्र तक नहीं किया। उसने सब कुछ खामोशी में दफन कर दिया, जैसा कि वह उन चीजों के साथ करता था जिन्हें वह संभालना नहीं जानता था। खुद को यह बताना आसान था कि वह बस थकी हुई थी, कि जिंदगी ऐसी ही होती है, कि समय के साथ प्यार बदल जाता है, कि लंबी शादियां दौर से गुजरती हैं। उसने उन बनी बनाई सच्चाइयों पर विश्वास करना चुना, ज्यादा न सोचना चुना। वह अपने शेड्यूल पर कायम रहा, ईमेल का जवाब देता, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता, विस्तार की योजनाएं बनाता। इस बीच उसके अंदर का खालीपन बस बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी ओर वेनेसा और भी ज्यादा दूर होती जा रही थी। उनकी बातचीत रसोई में चंद पलों की मुलाकातों, गलियारे में छोटी छोटी बातों और दिन भर के टेक्स्ट मैसेजों तक सिमट गई थी, जो प्यार के आदान प्रदान से ज्यादा कैलेंडर अपडेट जैसे लगते थे। रिचर्ड को एहसास हुआ कि वे एक ही बिस्तर पर सोने वाले, एक छत साझा करने वाले अजनबी बन रहे थे, लेकिन एक जिंदगी नहीं। और फिर भी उसने कोई सवाल नहीं पूछा, उसने कोई टकराव पैदा नहीं किया, उसने दिल नहीं खोला। कुछ हद तक इसलिए कि वह वो नहीं देखना चाहता था जो ठीक उसके सामने था, और कुछ हद तक इसलिए कि उसे विश्वास था कि अगर वह लंबे समय तक सब कुछ सामान्य होने का नाटक करता रहा तो शायद सामान्यता सच में लौट आएगी। लेकिन जो वह नहीं जानता था वो यह था कि जब वह उस ढांचे को बिखरने से बचाने की कोशिश कर रहा था, जब वह यह दिखावा कर रहा था कि भावनाओं की कमी सिर्फ एक और दौर है, तब एक खामोश पुर्जा पहले ही घूमना शुरू हो चुका था। कुछ अदृश्य लेकिन वास्तविक, कुछ ऐसा जिसका कोई वापसी नहीं थी। और वह जल्द ही वह सब कुछ बिखरते हुए देखने वाला था जिसे वह ठोस मानता था। उस सुबह जब वह उठा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। यह बहुत हल्का, लगभग अगोचर था, जैसे तूफान से पहले की हवा। वह सामान्य समय पर उठा, वही रोजमर्रा के काम किए, शावर, इस्त्री की हुई शर्ट, ठीक उसी तरह बनी ब्लैक कॉफी, लेकिन उसके अंदर
एक बेचैनी थी जिसे वह समझा नहीं पा रहा था, जैसे अंदर से कोई दस्तक दे रहा हो, अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। दिन चमकदार था, कोई बादल नहीं। ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा था, बस एक और सामान्य कामकाजी दिन। वह उस रास्ते को अपनी हथेली की तरह जानता था। हर स्टॉप लाइट, हर चौराहा, हर इंजन की गूंज। फिर भी जैसे ही वह उस मोड़ पर पहुंचा जो सीधे उसके ऑफिस की ओर जाता था, रिचर्ड ने स्टीयरिंग व्हील को दूसरी तरफ घुमा दिया। एक अचानक लिया गया फैसला, बिना किसी कारण, बिना किसी मंजिल के। वह बस चलता रहा। जैसे ही वह शांत सड़कों पर गाड़ी चला रहा था, उसने उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिन पर उसने लंबे समय से ध्यान नहीं दिया था। फुटपाथ के किनारे लगे पेड़ों का रंग, दुकान की खिड़कियों में चमकती धूप, हाथ में हाथ डाले चलते जोड़े। ऐसा लगा जैसे पूरा शहर अलग तरह से सांस ले रहा हो, या शायद वो खुद था जो फिर से सांस लेना सीख रहा था। तभी उसने वो कैफे देखा, छोटा सा, सादा, गहरे लकड़ी के बाहरी हिस्से और बड़ी खिड़कियों वाला। कुछ भी आकर्षक नहीं, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। एक हाथ से पेंट किए हुए साइन पर लिखा था, ताजा पिसी कॉफी, दिन भर ताजा ब्रेड। यह एक अनकहा निमंत्रण था, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक तरह का आश्रय जिसे खामोशी लेकिन साथ ही गर्माहट की भी जरूरत थी। उसने गाड़ी पार्क की और अंदर चला गया। दरवाजे के ऊपर लगी छोटी सी घंटी धीरे से बजी, मानो वह जगह हर किसी से धीरे बोलने के लिए कह रही हो। ताजी बनी कॉफी की महक सीधे ओवन से निकली ब्रेड के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो लगभग सुकून देने वाला था। लकड़ी की मेजें, फूलों वाले छोटे गुलदस्ते, गर्म रोशनी वाली लटकती लाइटें, वहां सब कुछ आपको गले लगाने के लिए तैयार लग रहा था। रिचर्ड ने एक डबल एस्प्रेसो का ऑर्डर दिया और खिड़की के पास एक मेज चुन ली। वह बस कुछ मिनटों के लिए दुनिया को देखना चाहता था, समय को बिना किसी जल्दी या जिम्मेदारी के गुजरने देना चाहता था। उस ठहराव में कुछ आजाद करने वाला था, जैसे वह आखिरकार अपनी जरूरतों को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज करने के बाद खुद पर ध्यान दे रहा हो। उसकी नजर पौधों और शेल्फ के पीछे कैफे के पिछले हिस्से की ओर गई। तभी उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा जैसे उसका खून धीमी गति में बह रहा हो। एक ज्यादा एकांत वाली मेज पर वैनेसा बैठी थी। उसके बाल एक निखुंट जूड़े में बंधे थे। उसने एक आकर्षक नेवी ब्लेजर पहना हुआ था और उसके कानों में हल्की बालियां धीमी रोशनी में चमक रही थीं। उसकी मुद्रा, उसकी मुस्कान, उसका हर अंदाज हमेशा की तरह सलीकेदार था। लेकिन जिस चीज ने रिचर्ड का ध्यान और भी ज्यादा खींचा, वो यह थी कि वह अकेली नहीं थी। उसके सामने एक आकर्षक आदमी बैठा था। सलीके से कटी दाढ़ी, हल्के रंग की शर्ट जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थीं। वे हंस रहे थे। उनकी बातचीत सहज और अंतरंग लग रही थी। उनके बीच एक स्वाभाविक प्रवाह था, कोई अजीबपन नहीं, कोई झिझक नहीं, जैसे वे पहले भी कई बार मिल चुके हों। रिचर्ड अपनी कुर्सी में सिकुड़ गया, सहज रूप से परछाई में रहने की कोशिश करने लगा। वह हर विवरण, हर बारीकी को देख रहा था, जिस तरह से वह बेहतर सुनने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाती थी, कैसे उसकी आंखें मुस्कुराती थीं, कैसे उसकी उंगलियां उसके कप के किनारे पर घूमती थीं और फिर मेज पर उस आदमी के हाथ के बहुत करीब टिक जाती थीं। यहां एक स्पर्श, वहां एक धीमी हंसी। यह किसी भी तरह से काम की मीटिंग नहीं लग रही थी। वेनेसा को सादे स्थानों से नफरत थी। वह फैंसी बिस्तरों, रूफटॉप रेस्तरां, विदेशी नामों वाले लाउंज की प्रशंसक थी। और फिर भी वह यहां एक आरामदायक,
शांत कैफे में थी, जहां कोई किसी पर ध्यान नहीं देता था। रिचर्ड ने जोर से अपना होंठ काटा। वह अभी भी विश्वास करना चाहता था कि कोई स्पष्टीकरण होगा, कि यह गलतफहमियों की श्रृंखला में एक और गलतफहमी थी। लेकिन फिर उनकी शारीरिक भाषा और भी स्पष्ट हो गई। उसने हाथ बढ़ाया और स्वाभाविक रूप से अपने हाथ उसके हाथों के चारों ओर लपेट लिए। एक कोमल स्पर्श, गर्मजोशी से भरा, जैसे वह उसे शांत करना, दिलासा देना या प्यार करना चाहती हो। यह कंक्रीट में दौड़ती एक दरार की तरह था। इसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन यह गहरी और अंतिम थी। उसका दिल भारी महसूस हुआ। उसका हाथ अब ठंडे कप के चारों ओर कांप रहा था। उसकी आंखें बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थीं, लेकिन हकीकत वहीं उसके सामने थी, जीवित, ठोस, निर्विवाद। और जैसे कि यह सब काफी नहीं था, उसने वो शब्द सुन लिए। वेनेसा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं घर पर उससे कोई संपर्क नहीं रखती। इस तरह उसे अब भी लगता है कि सब कुछ सामान्य है। वे शब्द रिचर्ड के सीने पर एक घूंसे की तरह लगे। वे शब्द उसके दिमाग में ऐसे गूंजे जैसे उन्हें लाउड स्पीकर पर चिल्लाया गया हो। यह सिर्फ एक आकस्मिक मुलाकात नहीं थी, यह एक रणनीति थी। वह उसे जानबूझकर दूर रख रही थी। उसने उन दीवारों को जानबूझकर बनाया था। उसने यह जानते हुए किया कि उसे कभी पता नहीं चलेगा। उस पल सब कुछ बदल गया। आरामदायक कैफे अचानक खामोश भयावहता का एक थिएटर बन गया। धीमी रोशनी क्रूर हो गई। दूसरी मेजों पर हंसते हुए लोग जैसे उसका मजाक उड़ा रहे थे। रिचर्ड का दिल, जो कभी संदेह से भरा था, अब एक नई चीज से धड़क रहा था, स्पष्टता। और जब वह वहां खड़ा था, तब भी वह शांत रहा। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन अंदर वह उबल रहा था। उसका हर हिस्सा प्रतिक्रिया करना चाहता था, उठना चाहता था, उनका सामना करना चाहता था। लेकिन कुछ गहरा और जोर से बोला। अब खेलने की बारी उसकी थी। वहां किसी को अंदाजा नहीं था कि रिचर्ड मिलर एक बार जब कुछ करने का फैसला कर लेता है, तो वह क्या करने में सक्षम है। उस रात रिचर्ड मुश्किल से सोया। चौड़ा, आरामदायक बिस्तर अथक विचारों का युद्ध क्षेत्र बन गया था। तकिया कुछ मिनटों के बाद बहुत गर्म हो जाता, तो वह उसे पलटता, ठीक करता, आराम करने की कोशिश करता। लेकिन जैसे ही वह आंखें बंद करता, वो तस्वीरें फिर से चलने लगतीं, जैसे वे उसकी पलकों के पीछे छप गई हों। वेनेसा की मुस्कान, दूसरे आदमी के हाथ पर उसका स्पर्श, वो अंतरंग नजर, उस लगभग मजाकिया लहजे में फुसफुसाए गए शब्द। वह बिस्तर पर उसकी तरफ मुड़ा। वह वहां थी, सो रही थी। उसका चेहरा दीवार की ओर था। वह शांत लग रही थी, इस बात से बेखबर कि उनके नीचे की जमीन दरकने लगी थी। रिचर्ड स्थिर लेटा रहा, धीरे धीरे सांस लेता रहा, अपने दिल के इस नई हकीकत को स्वीकार करने का इंतजार करता रहा। यह सिर्फ धोखे का दर्द नहीं था, यह इस कड़वी सच्चाई का एहसास था कि जिस ठोस दुनिया को वह अपना समझता था, वह पहले ही ढह रही थी। वह बस न देखने का नाटक कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ बदलने लगा। सालों में पहली बार उसने अपनी ही जिंदगी में एक दर्शक की तरह महसूस करना बंद कर दिया। वह नहीं जानता था कि वह ठीक ठीक क्या करेगा, लेकिन उसे एक बात का यकीन था, वह खुद को एक फालतू, एक अदृश्य मूर्ख की तरह बर्ताव नहीं करने देगा। दर्द आखिरी धक्का था, लेकिन जो इसके बाद आने वाला था, वो एक दूसरी ताकत से प्रेरित था, जिसे उसने बहुत पहले दफन कर दिया था, आत्म प्रेम। आने वाले दिनों में वेनेसा अपनी दिनचर्या जारी रखे हुए थी। वही घंटे, वही बहाने, वही थकान के भेस में छिपी ठंडक। रिचर्ड ने, हालांकि अलग तरह से,
व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत उसके शेड्यूल से हुई। वह जल्दी उठता, उसके नीचे आने से पहले नाश्ता करता और पड़ोस में दौड़ने के लिए निकल जाता। उसने सालों पहले दौड़ना छोड़ दिया था, लेकिन वे पहले कुछ मील, भले ही उसके पैर भारी थे और फेफड़े जल रहे थे, उसे एक ऐसा एहसास देते थे जिसे वह अब मुश्किल से पहचानता था। आजादी। पसीना उसके चेहरे पर बहता, उसके जूतों की जमीन पर पड़ने की आवाज, उसके फेफड़ों में ठंडी हवा। यह सब न केवल उसके शरीर को, बल्कि उसके दिमाग को भी साफ करता हुआ लग रहा था। वह ऐसे दौड़ता था जैसे वह अपने उस पुराने संस्करण से दूर भाग रहा हो, और धीरे धीरे वह संस्करण पीछे छूटता जा रहा था। दौड़ के बाद गर्म पानी का शावर एक तरह का पुनर्जन्म अनुष्ठान बन गया। बाथरूम का आईना एक ऐसे आदमी को दिखाता था जो ज्यादा जिंदा, ज्यादा दृढ़ निश्चयी दिखता था। उसके थके हुए भावों की जगह संकल्प के संकेतों ने ले ली। उसने बाल कटवाए, अपनी अलमारी बदली, उन कोलोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जिन्हें उसने एक दराज में बंद कर दिया था। जब उसने ऑफिस के पास एक जिम जाना शुरू किया, तो उसे लंबे समय के बाद फिर से शुरू करने वाले किसी व्यक्ति की शुरुआती झिझक महसूस हुई। लेकिन इससे वह रुका नहीं। हर वजह जो वह उठाता था, हर दोहराव जो उसकी मांसपेशियों को जलाता था, उसमें कुछ सुकून देने वाला था। पसीने की हर बूंद के साथ ऐसा लगता था जैसे वह सिर्फ अपना शरीर नहीं, बल्कि एक नई पहचान गढ़ रहा हो। उस नए माहौल में वह अपने सामान्य सामाजिक दायरे से बाहर के लोगों से मिला। उनमें एक महिला थी जिसने सहजता से उसका ध्यान खींच लिया। वह एक बरसात की बुधवार की सुबह उसके बगल वाली ट्रेडमिल पर थी, पसीने से तरबतर, हांफती हुई, लेकिन पूरी तरह से केंद्रित। उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना था, उसकी विशेषताओं के कारण नहीं, बल्कि उसकी आंखों में भावना के कारण। भावनात्मक थकावट। बाद में वे वेट एरिया में एक साथ पहुंचे। उसने एक वजन उठाने की कोशिश की जो स्पष्ट रूप से बहुत भारी था। उसने देखा कि उसका शरीर एक पल के लिए लड़खड़ाया, और बिना सोचे समझे उसने आगे बढ़कर उपकरण को स्थिर कर दिया और उसे संतुलन खोने से बचा लिया। शुक्रिया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए और एक तौलिया पकड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपने अपनी क्षमता से ज्यादा उठा लिया। उसने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद, लेकिन बुरे दिन मुझे तीव्र ध्यान भटकाने के लिए मजबूर करते हैं। उसके शब्द पूरे दिन उसके साथ रहे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने बिना समझाए एक दूसरे में कुछ पहचान लिया हो। उसका नाम शार्लेट था। वह एक फिजिकल थेरेपिस्ट थी, एक किशोर की मां, और हाल ही में तलाकशुदा थी। आने वाले दिनों में छोटी छोटी बातों में उन्होंने कुछ सामान्य बातें खोजी। जैज संगीत का शौक, पुरानी किताबों से प्यार, लोगों को ऐसे देखने की आदत जैसे वे किसी उपन्यास के पात्र हों। शार्लेट में एक शांत ताकत थी। वह दयालु थी, लेकिन उसके बोलने के तरीके में एक दृढ़ता थी। रिचर्ड बता सकता था कि उसकी शांत सतह के नीचे दर्द था। और एक दिन, बिना विवरण पूछे, उसने टिप्पणी की कि कभी-कभी कुछ खोना ही खुद को फिर से खोजने का एकमात्र तरीका होता है। उसने उसकी आंखों में देखा और एक ऐसी ईमानदारी से कहा जिसमें किसी नाटक की जरूरत नहीं थी, सबसे ज्यादा दर्द अंत से नहीं होता। दर्द इस एहसास से होता है कि दूसरा व्यक्ति इतने लंबे समय तक झूठ बोलता रहा, जबकि आप खुद को बताते रहे कि सब कुछ ठीक है। वे शब्द उसे बहुत जोर से लगे। वह भी उसी चीज से गुजरी थी। फर्क यह था कि वह अपने पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में कुछ कदम आगे थी। शायद इसीलिए शार्लेट के साथ हर मुलाकात उसे एक मौन समर्थन का एहसास देती थी। कोई दबाव नहीं, कोई संकेत नहीं, बस कोई ऐसा जिसके साथ
वह खुद हो सकता था। कोई फिल्टर नहीं, कोई ढाल नहीं, यह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में है। इस बीच घर पर वेनेसा ने उसमें इन बदलावों को नोटिस करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। शायद उसने सोचा कि यह सिर्फ एक मिडलाइफ क्राइसिस है, एक गुजरता हुआ दौर। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने कुछ गहरा महसूस किया। रिचर्ड की नजर बदल गई थी। जहां पहले खालीपन था, वहां एक चमक थी। जहां पहले रूटीन था, वहां आत्मविश्वास था। उसने उसे और ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने नोटिस कर लिया। उसने आकस्मिक सवाल पूछना शुरू कर दिया। काम के बाद कहाँ जा रहे हो? क्या ऑफिस से किसी से मिल रहे हो? तुमने नया कोलोन लगाया है? वह शांति से जवाब देता, बातों को अस्पष्ट रखता, उसकी कल्पना को खाली जगह भरने के लिए जगह छोड़ देता। दोस्तों के साथ डिनर के दौरान वेनेसा उसे ज्यादा छूने, उसके चुटकुलों पर हंसने और उन हाव भाव को वापस लाने पर जोर देती जो सालों से सुप्त थे। लेकिन यह सब बनावटी था, जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का आखिरी मिनट का प्रदर्शन जो आखिरकार समझ गया हो कि वह कहानी पर से अपना नियंत्रण खो रही है। रिचर्ड विचलित नहीं हुआ। अब उसके कदमों को कोई मजबूत चीज मार्गदर्शन दे रही थी। वह अब उसके कामों में जवाब नहीं खोजता था। उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी। उसने कुछ बेहतर खोज लिया था। खुद में मूल्य खोजने की क्षमता, अपनी इच्छाओं को फिर से हासिल करने की, उस चीज की देखभाल करने की जिसे उसने इतने लंबे समय तक उपेक्षित किया था। और उस खामोश पुनर्निर्माण में एक नया रिचर्ड उभर रहा था। हल्का, मजबूत, ज्यादा जागरूक और सबसे बढ़कर ज्यादा तैयार। क्योंकि जब वेनेसा अपने ही झूठ में उलझ रही थी, रिचर्ड सच्चाई की ओर बढ़ रहा था। और वह यह दिखाने वाला था कि एक शांत आदमी को कम आंकना सबसे खतरनाक गलती है जो कोई भी कर सकता है। यह एक ऐसी रात थी जिसमें कोई खास तारीख नहीं थी, कोई सालगिरह नहीं, कोई स्पष्ट कारण नहीं, बस एक सामान्य बुधवार जो किसी का ध्यान खींचे बिना गुजर जाता। वेनेसा हमेशा की तरह शाम 7:30 बजे के आसपास घर पहुंची। दरवाजे पर अपने जूते उतारे, अपना पर्स कंसोल टेबल पर रखा और सीधे किचन की ओर एक गिलास वाइन डालने चली गई। वह दिनचर्या की, रिचर्ड की पूर्वानुमेयता की इतनी आदी थी कि पहले तो उसने उन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया जो उसने उस दिन सावधानी से किए थे। डाइनिंग टेबल को एक ऐसी शान से सजाया गया था जो उसने सालों से नहीं देखी थी। कपड़े के नैपकिन, पूरी तरह से संरेखित कटलरी, तहखाने से वाइन की एक बोतल जो वे आमतौर पर केवल विशेष अवसरों के लिए खोलते थे। मेज के बीच में एक साधारण फूलों की सजावट भी थी। कुछ भी फैंसी नहीं, लेकिन देखभाल के साथ किया गया। उस तरह का इशारा जिसमें इरादे की जरूरत होती है। वैनेसा ने भ्रमित होकर भौहें सिकोड़ी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, रिचर्ड एक गहरे रंग की शर्ट और शांत भाव के साथ प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। मैंने सोचा कि हम बाहर जाए बिना एक रात बाहर बिता सकते हैं, उसने उसके लिए एक कुर्सी खींचते हुए कहा। वह झिझकते हुए बैठी, यह न दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वह कितनी हैरान थी। इस तरह का ध्यान सामान्य नहीं था। उसने साथ देने की कोशिश की, धीरे से हंसी, काम पर एक मुश्किल क्लाइंट के बारे में बात की, लेकिन सीधे सवालों से बची। रिचर्ड दूसरी ओर सहज लग रहा था। वह बातचीत को ऐसे आगे बढ़ा रहा था जैसे कोई शराब के गिलास का स्वाद ले रहा हो। धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के, खामोशी को भी अपनी बात कहने का मौका दे रहा था। डिनर के दौरान उसने कुछ पुरानी यादें साझा की जिन्हें वह लगभग भूल चुकी थी। छोटी छोटी बातें, जैसे एक यात्रा जो उन्होंने तब की थी जब उनकी नई नई शादी हुई थी।
सड़क पर खो जाना और एक सड़क किनारे के ढाबे पर पहुंचना जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी गार्लिक ब्रेड खाई थी। वह अजीब तरह से मुस्कुराई, जैसे कोई उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हो जो बहुत पहले मिट चुका था। जब वे मुख्य भोजन समाप्त कर चुके और उस रात के लिए खास तौर पर रखे गए वेटर ने प्लेटें हटा दी, तो रिचर्ड ने हाथ से एक हल्का सा इशारा किया और कहा, जानती हो, मैं काफी समय से हमारे बनाए हुए इस रिश्ते के बारे में सोच रहा था, उन सभी चीजों के बारे में जिनसे हम गुजरे हैं, और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। वेनेसा तनकर बैठ गई। वह इस लहजे को पहचानती थी। यह वही अंदाज था जो वह जरूरी मीटिंगों में किसी ऐसे ऑफर को रखने से ठीक पहले अपनाता था जिसे ठुकराया न जा सके। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए सबसे जरूरी चीज, उसने आगे कहा, उसे संभाल कर रखना है जो हमने मिलकर बनाया है, और उसके लिए हमें किसी साफ चीज की जरूरत है, एक समझौते की। अपनी जैकेट के अंदर से उसने एक सफेद लिफाफा निकाला। उसने उसे मेज पर वैनेसा की ओर खिसका दिया। वैनेसा ने उसे ऐसे देखा मानो वह कोई तोहफा या किसी तरह का औपचारिक निमंत्रण हो। उसने झिझकते हुए उसे खोला और अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट पाया। लेटरहेड, करीने से लिखी गई शर्तें, और अंत में एक वकील के दस्तखत। एक समझौता? उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, सीधा और सरल। अगर हम में से कोई एक धोखा देता है, झूठ बोलता है या दूसरे का भरोसा तोड़ता है, तो हमारी सारी संपत्ति अपने आप दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगी। यह समझने में उसे कुछ सेकंड लगे। उसका चेहरा, जो आमतौर पर ग्राहकों और मुश्किल हालात में बेहद शांत रहता था, पहली बार बेपर्दा लग रहा था। उसकी पलकें तेजी से झपकने लगीं। उसकी सांसें जरा सी बदल गईं। उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए पीछे की ओर झुककर सहारा लिया। यह कोई मजाक है ना? तुम मुझे जानते हो, मैं मजाक के लिए ऐसी चीजें नहीं करती। इसमें कोई चाल नहीं है वैनेसा। यह सिर्फ एक सुरक्षा है, एक याद दिलाने वाला कि भरोसे की एक कीमत होती है। उसने नरम लेकिन मजबूत आवाज में कहा और उसकी आंखों में सीधे देखा। वह पीछे हटी, जबरदस्ती हंसी और अपने बाएं हाथ से वाइन का एक घूंट लिया, जबकि दाएं हाथ से पन्ने पलट रही थी। उसने कुछ शर्तों पर नजर डाली, अपना सिर हिलाया, शायद इस इंतजार में कि वह कहेगा, मैं मजाक कर रहा था, या यह तो बस तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए था। लेकिन उसके चेहरे के भाव नहीं बदले। अब क्यों? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। क्योंकि मैंने महसूस किया कि जो जरूरी है उसे मजबूत करने में कभी देर नहीं होती, और अगर तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है तो इससे कुछ भी नहीं बदलता। यह एक सीधी दलील थी जिसका विरोध करना लगभग नामुमकिन था। दस्तखत करने का मतलब था अच्छी नीयत दिखाना। मना करने से शक पैदा होता, और उस पल उसे सब कुछ सामान्य दिखने का दिखावा बनाए रखने की जरूरत थी। रिचर्ड ने वेटर को इशारा किया, जो एक सुंदर पेन के साथ फिर से हाजिर हुआ। वेनेसा हिचकिचाई, हल्के से अपने निचले होंठ को काटा और एक गहरी सांस ली। उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था, लेकिन बाहर से वह एक छोटी, लगभग मशीनी मुस्कान देने में कामयाब रही। ठीक है, तो चलो दिखाते हैं कि हम कितने समझदार हैं। यह कहकर उसने दस्तखत कर दिए। उसके दस्तखत स्थिर थे, लेकिन उसकी नजरें बिखरी हुई थीं। जब उसने कागजात वापस उसकी ओर खिसकाए, तो उसने सामान्य लगने की कोशिश की। लो, अब हम सुरक्षित हैं। रिचर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट को वापस लिफाफे में रखा और उसे अपनी जेब में बेहद सावधानी से लौटा दिया, जैसे वह कोई कीमती कलाकृति हो। फिर वह बस मुस्कुराया और अपना गिलास उठाया। उसके नाम, जो हमने मिलकर बनाया है, उसने कहा। वेनेसा ने भी वैसा ही किया,
और एक पल के लिए क्रिस्टल के टकराने की खनक कमरे में गूंज गई। उन्होंने एक ऐसे जोड़े की तरह जाम टकराया जो अपनी कस्में ताजा कर रहा हो। जो बात वैनेसा समझ नहीं पाई वह यह थी कि उस उठे हुए गिलास में सिर्फ शान से ज्यादा कुछ था। यह एक सावधानी से तैयार की गई योजना का पहला कदम था। रिचर्ड ने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। उसने बातचीत को हमेशा की तरह जारी रखा। हल्के डेजर्ट के साथ डिनर खत्म किया, वेटर को धन्यवाद दिया और वेनेसा को कार तक छोड़ने गया, यहां तक कि उसके लिए दरवाजा भी खोला। शाम शांति से समाप्त हुई, जैसे किसी रोमांटिक फिल्म का एक सीन हो, जब तक कि उसने चाबी घुमाकर इंजन चालू नहीं कर दिया। कार की खामोशी में, जब शहर की रोशनी विंडशील्ड पर चमक रही थी, उसे एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दिल की गहराइयों में वह पहले से ही जानता था कि खेल शुरू हो चुका है और वेनेसा ने अभी अभी अपना एकमात्र फायदा उसके हवाले कर दिया था। अगली सुबह रिचर्ड अपने अलार्म से पहले जाग गया। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन उसके विचार पहले से ही रोशन थे, जो किसी बड़े प्रदर्शन से पहले एक खामोश कंडक्टर की तरह हर चाल को एक साथ जोड़ रहे थे। पिछली रात का डिनर अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहा था, किसी रोमांटिक या भावुक चीज के रूप में नहीं, बल्कि उस पल के रूप में जब उसकी रणनीति का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया था। दूसरी ओर वेनेसा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। उसने काम पर जाने से पहले उसके गाल पर एक हल्का चुंबन दिया, जबरदस्ती के लहजे में रात के खाने की तारीफ की और एक तरह के बनावटी उत्साह के साथ वाइन की सराहना की। उसे शायद लग रहा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करके उसने मामले को सुलझा लिया है और सब कुछ फिर से उसके काबू में है। लेकिन रिचर्ड जानता था कि यह सिर्फ एक दिखावा था। यही झूठा आत्मविश्वास था जिसकी उसे जरूरत थी कि वह मानती रहे। वह जितना ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करेगी, झटका लगने पर वह उतनी ही कमजोर होगी। इस स्थिति में आत्मविश्वास टूटने वाला कांच था और पत्थर उसके हाथ में था। हफ्ते भर रिचर्ड ने अपने शेड्यूल का बड़ी सावधानी से पालन किया। वह उसी समय काम पर पहुंचा, कर्मचारियों को उसी संयमित मुस्कान के साथ बधाई दी, हमेशा की तरह मीटिंगों में शामिल हुआ। केवल एक चीज बदली थी, जिस तरह से वह अपने आसपास की हर चीज को देखता था। वेनेसा की हर हरकत, हर बार जब वह कहती कि उसकी मीटिंग है, घर से निकलने से पहले हर बार कपड़े बदलना, वह एक खामोश जासूस की तरह सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था, सबूतों के छोटे छोटे टुकड़ों को एक दिमागी दराज में जमा कर रहा था जो पहले से ही लबालब भरा हुआ था। एक सुबह जब वह यह कहकर दरवाजे से बाहर निकल रही थी कि आज उसका पूरा दिन प्रेजेंटेशन से भरा है, रिचर्ड ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और शांति से मुस्कुराया। गुड लक, अपने दिन का पूरा फायदा उठाना। वेनेसा ने उसे एक अजीब नजर से देखा, शायद उसके संयम से हैरान होकर, और फिर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रिचर्ड ऊपर बेडरूम में गया, ड्रेसर की दराज खोली और दस्तखत किए हुए कॉन्ट्रैक्ट वाला लिफाफा निकाला। उसने वेनेसा के दस्तखत पर अपनी उंगलियां ऐसे फेरी जैसे पुष्टि कर रहा हो कि यह असली है। कागज का एक साधारण टुकड़ा अब उनकी कहानी को पूरी तरह से फिर से लिखने की ताकत रखता था। वह जानता था कि अपनी अगली चाल चलने के लिए उसे अतिरिक्त सावधान रहना होगा। एक भी चूक और जो होने वाला था उसका असर वह खो देगा। तभी उसे अंतिम विचार आया, एक नकली यात्रा, कुछ सरल, विश्वसनीय और जिस पर सवाल उठाना नामुमकिन हो। एक बिजनेस ट्रिप। शुक्रवार की सुबह नाश्ते के दौरान उसने लापरवाही से जिक्र किया, अचानक एक काम आ गया है, अटलांटा में 2 जरूरी मीटिंग्स हैं। मैं सोमवार को निकलूंगा और बुधवार को वापस आऊंगा। वेनेसा ने परेशान न होने का नाटक किया।
लेकिन उसकी आंखों में बस एक सेकंड के लिए चमक आ गई। यह बहुत मामूली था, लेकिन वहां था। यही उसका सही मौका था वह करने का जो उसे लगता था कि वह छिपा रही है। मंच तैयार था। रविवार की रात उसने बड़े करीने से एक सूटकेस पैक किया, अपना चमड़े का ब्रीफकेस उसके बगल में रखा और मेज पर हवाई जहाज का एक प्रिंटेड टिकट छोड़ दिया। वैनेसा ने कहा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और उसे एक ऐसा चुंबन दिया जो किसी अनजान देखने वाले को सामान्य लगता, लेकिन रिचर्ड के लिए इसका स्वाद झूठ जैसा था। उसने अपनी योजना पर अमल किया। सोमवार की सुबह वह तय समय पर निकला, एक साइड गली में गाड़ी चलाई, दो वैन के बीच पार्क की और इंतजार करने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। कार का इंजन बंद था। हवा की हल्की लहर विंडशील्ड से टकरा रही थी और उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। वह जानता था कि यह वह मोड़ है जहां से वापसी नहीं हो सकती। यहीं, इसी वक्त उनकी किस्मत का फैसला हो रहा था। फिर 1 घंटे से भी कम समय के बाद जेसन की कार घर के सामने आकर रुकी। रिचर्ड ऐसे देख रहा था जैसे वह एक ऐसा नाटक देख रहा हो जिसकी कहानी उसे जुबानी याद हो। जेसन आत्मविश्वास से बाहर निकला। उसने एक डार्क पोलो शर्ट, अच्छी फिटिंग वाली जीन्स पहनी हुई थी और उसके हाथ में शायद वाइन की एक बोतल थी। वह मजबूत कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा, आदत से चारों ओर देखा और दरवाजे की घंटी बजाई। वैनेसा ने कुछ ही सेकंड में जवाब दिया। उसके बाल खुले थे, मेकअप हल्का था। उसने एक छोटी ड्रेस और एक ऐसी मुस्कान पहनी हुई थी जो रिचर्ड ने सालों से नहीं देखी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, जेसन को अंदर खींच लिया और दरवाजा ऐसे बंद कर दिया जैसे वह कोई कीमती चीज छिपा रही हो। रिचर्ड ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, दर्द या गुस्से से नहीं, बल्कि आगे क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। उसने अपना फोन उठाया और दो कॉल किए। पहला अपने वकील को, जो तैयार था। दूसरा ब्रुक को, जेसन की पत्नी, जिससे वह कुछ हफ्ते पहले एक साझा पेशेवर संपर्क के जरिए मिला था। तस्वीर को पूरी तरह साफ करने के लिए एक बातचीत ही काफी थी। तय समय पर रिचर्ड कार से बाहर निकला और शांति से घर की ओर चल पड़ा। उसकी जेब में चाबी थी, उसका दिल स्थिर था और यह यकीन था कि अब इस मामले को खत्म करने का समय आ गया है। उसने ताला ऐसे आसानी से घुमाया जैसे उसे कोई डर ना हो। वह खामोशी से हॉल से गुजरा, ऊपर से आती धीमी हंसी को सुनता रहा। वह एक एक करके सीढ़ियां चढ़ता गया। फोन हाथ में था, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। उसके कदम धीमे थे और वह अपने नीचे फर्श के चरमराने की आवाज सुन रहा था। वह बेडरूम के दरवाजे पर रुका। उसने बिना किसी जल्दबाजी के दरवाजा खोला और वे दोनों वहां थे। जिस पल वैनेसा की नजरें उससे मिली, वह सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। जेसन ने चादरों को पकड़ लिया, छिपने के लिए बेताब। लेकिन कोई चीख पुकार या बहस नहीं हुई। बस उजागर हुए सच की ठंडी खामोशी थी। रिचर्ड कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। उसके भाव शांत थे, उसका चेहरा पढ़ना मुश्किल था। उसने उनके सदमे को ऐसे देखा जैसे कोई ऐसे साम्राज्य के पतन को देख रहा हो जिसमें बहुत ज्यादा दरारें थीं। फिर वह मुड़ा और बिना किसी जल्दबाजी के नीचे चला गया, जैसे उसने यह किसी पुराने सपने में पहले भी किया हो। सामने के दरवाजे पर उसने अपने वकील को एक फोल्डर के साथ इंतजार करते पाया। उसने दस्तावेज सौंपे और हल्का सा सिर हिलाया। वकील समझ गया। रिचर्ड दरवाजे पर ही खड़ा रहा जब वेनेसा, अब सिर्फ एक रोब में, दहशत से चौड़ी आंखों के साथ सीढ़ियों से नीचे भागी। क्या तुमने किसी को बुलाया? उसकी आवाज कांप रही थी। रिचर्ड ने फोल्डर की ओर अपना हाथ बढ़ाया। ये तलाक के कागजात हैं और चूंकि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए थे,
हमारी हर चीज अब मेरी है। वह इतनी स्तब्ध थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर जैसे अपनी जगह पर जम गया था। सांसें उखड़ी हुई थीं और उसकी आंखें कागजात और उसके चेहरे के बीच दौड़ रही थीं। वह बोलना चाहती थी, लेकिन कोई शब्द नहीं थे जो इस स्थिति में फिट बैठते। और फिर दरवाजे पर एक और व्यक्ति दिखाई दिया। ब्रुक, शांत, हाथ में एक चाबी लिए, एक ऐसे व्यक्ति की गरिमा के साथ खड़ी थी जो अपनी कीमत जानता है। उसने जेसन को देखा, जो वैनेसा के पीछे सीढ़ियों से नीचे आया, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि हालात उसके काबू से कैसे बाहर हो गए। ब्रुक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे शक था, अब मुझे यकीन हो गया है। जेसन ने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ ऐसे उठाए जैसे वह समझाने का एक मौका मांग रहा हो, लेकिन ब्रुक ने चाबी जमीन पर फेंक कर उसे रोक दिया। घर सिर्फ अपना सामान लेने आना। तुमने उससे कहीं ज्यादा खो दिया है जितना तुम सोच रहे हो। वह मुड़ी और बिना पीछे देखे अपनी कार की ओर चली गई। वैनेसा, जो अब पीली पड़ चुकी थी, कुछ आधी अधूरी माफी और आधी अधूरी गुहार के साथ रिचर्ड के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने फोल्डर अपने वकील को दिया और शांति से बोला, बाकी का काम संभाल लेना और मेरा एक काम करना। उसे मेरे घर से निकलने के लिए 1 घंटे का समय दो। फिर वह बाहर निकला, दरवाजे से गुजरा और हल्के, स्थिर कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ गया। वह बोझ जो उसने इतने लंबे समय से उठाया था, अब जा चुका था। फुटपाथ पर, जब हवा पेड़ों के बीच से फुसफुसा रही थी, रिचर्ड मिलर ने सांस ली, कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा, इंजन चालू किया और गाड़ी चला दी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई और झूठ नहीं था, केवल शांति थी, असली वाली। वह शांति जो तभी आती है जब सच को आखिरकार आवाज मिलती है। रात शहर पर एक भारी कंबल की तरह छा गई। बाहर होटल के कमरे की खिड़की पर नियॉन साइन लाल और नीले रंग में चमक रहे थे, जैसे वे किसी त्रासदी की घोषणा कर रहे हों। वैनेसा बिस्तर के किनारे बैठी शून्य में घूर रही थी। उंगलियां गोद में जकड़ी हुई थीं और पैर कांप रहे थे। जेसन अपने सिर पर हाथ रखे आगे पीछे टहल रहा था, जैसे वह अपने ही अपराध बोध में फंस गया हो। उन दोनों में से कोई सो नहीं पा रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया, वह फुसफुसाई। मुश्किल से कोई आवाज निकली, जैसे वह सिर्फ खुद से बात कर रही हो। जेसन रुका, धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। सब कुछ का क्या मतलब? तुम एक करोड़पति हो वैनेसा। तुम्हारे पास एक कंपनी है, एक घर है, गाड़ियां हैं। तुम सब कुछ कैसे खो सकती हो? उसने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और उन शब्दों को इतनी भारी आवाज में कहा जितना वह संभाल सकती थी। कुछ दिन पहले रिचर्ड ने मुझसे एक दस्तावेज पर दस्तखत करवाए थे। यह प्रतीकात्मक, मूर्खतापूर्ण लग रहा था। यह भरोसे के बारे में था। अगर मैंने उसे धोखा दिया, तो हमने जो कुछ भी बनाया है, वो सब मुझे छोड़ना होगा। मैंने दस्तखत कर दिए। उसकी आवाज टूट गई। मैंने बस दस्तखत कर दिए। जेसन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम बिना पढ़े, बिना सोचे ऐसी किसी चीज पर दस्तखत कैसे कर सकती हो? मुझे लगा कि यह उसकी तरफ से कोई चाल है। वह हमेशा शांत, तर्कसंगत और संयमित रहा है। मुझे लगा कि वह शादी बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा कि मैं अभी भी सब कुछ संभाल रही हूं। उसने अपने हाथों को अपने चेहरे पर ऐसे दबाया जैसे किसी बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रही हो। हे भगवान, मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं यह कैसे समझाऊंगी कि मैंने एक बेवकूफी भरे फैसले की वजह से सब कुछ खो दिया? जेसन ने आह भरी और कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर बैठ गया।
इसे ठीक करने के लिए अब कोई शब्द नहीं बचे थे। कुछ भी नुकसान को नहीं बदल सकता था। सच सामने आ चुका था और यह अंतिम था। इस बीच शहर के दूसरी ओर रिचर्ड का फोन एक बेड साइड टेबल पर गूंजा। वह एक शांत होटल में था, जहां उसने बस उतनी ही देर रुकने की योजना बनाई थी ताकि सभी को प्रतिक्रिया देने का मौका मिल सके। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, हेलो। दूसरी तरफ उसके वकील ने साफ साफ कहा, मिस्टर मिलर, वह प्रॉपर्टी से जा चुकी हैं। सब कुछ ठीक है। आप जब चाहें वापस जा सकते हैं। रिचर्ड ने घड़ी देखी, एक गहरी सांस ली, उसे धन्यवाद दिया और फोन रख दिया। वह खड़ा हुआ, कुर्सी की पीठ से अपना ब्लेजर उतारा, अपने शर्ट का कॉलर ठीक किया और आत्मविश्वास से भरे कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। वापसी का सफर शांत था। रेडियो बंद था। कार शहर की सड़कों पर ऐसे फिसल रही थी जैसे दुनिया उसकी गति से मेल खाने के लिए धीमी हो गई हो। जब वह अपनी गली में मुड़ा तो उसने दूर से घर देखा, जो अब आलीशान फिर भी अलग लग रहा था। लंबे समय बाद पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि यह घर उसका है। उसने गाड़ी पार्क की, इंजन बंद किया और कुछ पल कार के अंदर बैठकर घर को देखता रहा। उसने एक गहरी सांस ली, बाहर निकला, गेट खोला, आंगन पार किया और दरवाजे में चाबी घुमाई। राहत और समाप्ति दोनों महसूस करते हुए अंदर पहुंचने पर उसने सब कुछ शांत और स्थिर पाया। सब कुछ साफ सुथरा, व्यवस्थित और उस उपस्थिति से मुक्त जो इतने लंबे समय से उस पर बोझ बनी हुई थी। वह लिविंग रूम, किचन से गुजरा, सोफे की पीठ पर अपना हाथ फेरा। हर चीज ऐसी लग रही थी जैसे वह अपनी सही जगह पर लौट आई हो। घर आखिरकार फिर से एक पनाहगाह जैसा महसूस हो रहा था। धोखे का मंच नहीं। वह ऊपर गया, कपड़े बदले और खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। आसमान साफ था। एक हल्की हवा गली के पेड़ों में सरसराहट पैदा कर रही थी। उसने अपना फोन उठाया और कॉल करने से पहले एक पल रुका। हे रेचल, वहां सब ठीक है? उसकी बेटी ने आवाज में हल्की चिंता के साथ जवाब दिया। हाँ डैड। कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, मुझे तुम्हें बताना था। ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के। उसने उसे सब कुछ बताया, शांति से, बिना किसी नफरत या ड्रामे के। उसने समझाया कि वैनेसा ने गलत फैसले लिए, कि उसे पता चला, कि उसने इसे समझदारी से संभाला, हिंसा से नहीं। उसने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की, दांव पर क्या लगा था और उसने ऐसा क्यों किया। वह दूसरी तरफ चुप रही। फिर उसने उसकी सांसें सुनी और आखिरकार उसने जवाब दिया, मुझे पता था कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया डैड। मैं आपसे प्यार करती हूं। मैं आपके साथ हूं। रिचर्ड मुस्कुराया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने फोन रखा, फिर स्कॉट को और फिर जेरेमी को फोन किया और उन सभी के साथ वही ईमानदार, कठिन और मुक्त करने वाली बातचीत की। और उस रात, इतने लंबे समय के बाद, रिचर्ड चैन की नींद सोया। जागने का कोई डर नहीं, आसपास कोई नकाब नहीं, खुश होने का कोई नाटक नहीं, क्योंकि सच, भले ही वह दर्द दे, असली शांति का एकमात्र रास्ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।